नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आर्या जी के में। मैं हूं जीत सिंह। देखिए, कल जो हम लोग क्लास चला था तो गुप्त वंश का पूरा शासक और शासन क्रम को हम लोग देखे थे। गुप्त शासन में कौन सा शासक आए और उनका क्या योगदान रहा, कैसे कैसे किस शासक ने कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, वो हम लोग कल देख चुके हैं। और आज हमारा चलेगा गुप्त वंश का क्लास तीसरी क्लास यानी पार्ट 3 है। जो दोस्त पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे तो उसको एक बार देख लीजिए और ये आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। यानी पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है पार्ट 3। और इसमें पढ़ेंगे गुप्त वंश का काला, संस्कृति, साहित्य और अन्य जानकारी, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बार जो नहीं देखे हैं तो गुप्त वंश का पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए, ये और अच्छा समझ में आएगा और ऐसे भी तो समझ में आना ही है। तो ठीक है, चलते अपने टॉपिक की तरफ। देखिए दोस्त, इसमें सबसे पहले अर्थव्यवस्था का हम लोग जानेंगे कि गुप्त काल में अर्थव्यवस्था क्या थी। तो अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था के आधार कृषि था। यानी गुप्त काल में अर्थव्यवस्था के आधार क्या था? कृषि था। और कृषि का जो इंटरेस्ट, जो कर के बात करें, वो 1/4 से 1/6 तक था। यानी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि और कर 1/4 से लेकर के 1/6 तक कृषि कर का व्यवस्था था। इसके हम आगे बात करें तो देखिए, व्यापार के लिए श्रेणी बांटी गई थी और मतलब अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया था। और जो उसका अध्यक्ष जो होता था ना, उसको ज्येष्ठ कहा जाता था। यानी गुप्त काल में जो व्यापार की कैसी श्रेणी व्यवस्था थी और उसके जो अध्यक्ष थे उसको क्या कहते थे? अध्यक्ष को ज्येष्ठ कहा जाता है। क्या? ज्येष्ठ। देखिए, गुप्त काल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, जो मैं पढ़ा चुका हूं। यदि गुप्त काल के समय यदि बंदरगाह की बात करें, जहां से आयात निर्यात होता था, तो गुप्त काल के समय प्रमुख बंदरगाह की हम बात करें तो प्रमुख बंदरगाह था जिसका नाम था ताम्रलिप्ति। यानी गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध जो बंदरगाह था वो था कौन सा? ताम्रलिप्ति था। देखिए, मैंने क्या बताया कि गुप्त काल में सबसे शुद्ध ज्यादा मात्रा में सोने के सिक्के चलाए गए। तो गुप्त काल में सबसे ज्यादा जो सोना का सिक्का चलाया गया उस सिक्को क्या कहते हैं? तो उसको जो स्वर्ण सिक्का उसको दिनार कहा जाता था। यानी स्वर्ण सिक्का को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। और चांदी का जो सिक्का चला था उसको क्या कहा जाता था? तो सोने का सिक्का का दिनार और चांदी के सिक्का का रुपया का कहा जाता था। चांदी के सिक्का का रुपया का कहा जाता था। जब नेक्स्ट बात करें, देखिए, मैं ये तो आपको बताया कि मैंने हिंद रानी के बाद से जो थोड़ा आगे जैसे शासन बढ़ता गया, भूमि दान का व्यवस्था शुरू होते चला गया। लेकिन भूमि दान का व्यवस्था यहाँ भी था। यानी कि दान में भूमि दिया जाता था। ब्राह्मणों, शूद्र, इस सबको दान में भूमि दिया जाता था। वो भूमि देने की व्यवस्था गुप्त काल में ही था। यानी भूमि दान का विस्तार हुआ। इसका मतलब कि भूमि दान जो देने का व्यवस्था चल रही थी, यहाँ और विस्तार हो गया और तेजी हो गया। यानी दान में भूमि दिया जाता था सभी को नहीं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र टाइप जो लोग थे उनको भूमि दिया जाता था दान में। लो भाई, अपना इसी से काम चलाओ। ये हो गया हमारा अर्थव्यवस्था। एकदम धर्म की बात करें तो देखिए, गुप्त वंश के धर्म की बात करें तो इसमें कई इतिहासकार में अभी भी मतभेद है। कोई बोलते हैं कि ये गुप्त और क्षत्रिय थे, किसने बहुत सारे बताया कि ये वैश्य जाति थे, किसने क्षुद्र बताया। लेकिन अधिकांश को मानना है कि ये वैश्य जाति के थे। तो यानी ये गुप्त वंश का वैष्णव थे। क्लियर? देखिए, गुप्त काल में ही मंदिर का निर्माण का जो कार्य है इसी के टाइम प्रारंभ हुआ। यानी गुप्त काल में मंदिर निर्माण का कार्य जो उसी में प्रारंभ हुआ। यानी जो हम लोग जो मंदिर हम लोग बनता है देवी देवताओं का, तो गुप्त काल में ही मंदिर का प्रारंभ हुआ था और उस टाइम ही पूजा पाठ होता था और उसी को हम लोग फॉलो करते हुए आज भी आ रहे हैं। यानी जो मंदिर जो निर्माण का जो कला था ये गुप्त वंश से ही चलते आ रहा, यानी इसी में ही मंदिर निर्माण का प्रारंभ हुआ। आज पूछेगा कि जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, जो मंदिर का निर्माण, ये कहाँ से प्रारंभ हुआ? ये गुप्त काल से ही प्रारंभ होते आ रहा है। क्लियर? अब देखिए, मंदिर का निर्माण हो गया तो गुप्त काल के सबसे प्रसिद्ध मंदिर की बात करें कि सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन था? वो था दशावतार। यानी प्रमुख मंदिर के बात करें तो दशावतार मंदिर था। ये था कहाँ? ये था देवगढ़ में। यानी कि गुप्त वंश में जो
प्रमुख मंदिर था वो देवगढ़ में था। कहाँ? देवगढ़ में। कौन सा मंदिर था भाई? तो दशावतार मंदिर। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि गुप्त वंश में प्रमुख मंदिर कौन था? तो दशावतार मंदिर। कहाँ था भाई? तो देवगढ़ में। देखिए देवगढ़ में। अब हम आगे चलते हैं, कला की बात करते हैं। यानी गुप्त वंश में कला के क्या योगदान रहा? दो सबसे ज्यादा कला का ही योगदान रहा, कला संबंधित। कैसे रहा देखिए, यानी गुप्त वंश से सबसे जो ज्यादा विकास हुआ है ना, वो कला से ही सबसे इंपॉर्टेंट हुआ है। कैसे? तो गुप्त काल के समय वस्तु कला का विकास हुआ। चित्रकला यानी चित्रकारी का बहुत ज्यादा महत्व हो गया। जैसे कि आपको मैं बताया था, जो कि जैसे कैसे बीणा बजाते हुए चित्र बनाया नया, उसके बाद सैनिक वेशभूषा में आदि चित्र हम लोग पढ़े हैं। चित्रकला का बहुत ज्यादा विकास हुआ। साहित्य का विकास हुआ, साहित्य कला बहुत सारे पुस्तकें किताबें बहुत सारी लिखी गई इसमें। मूर्ति कला यानी मंदिर निर्माण में मैं बता ही दिया, यानी मूर्ति कला का विकास हुआ। यानी सभी क्षेत्र में भी सब विकास हुआ है। वस्तुकला हो, चित्रकला हो, साहित्य हो, मूर्ति हो, आदि सब में विकास हुआ। और सब में विकास हुआ, इसी के कारण गुप्त वंश को स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी अतः इसी कारण स्वर्ण युग कहा जाता है। समझ में आया? गुप्त वंश को जो साहित्य, गुप्त वंश को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हर क्षेत्र में विकास हुआ था, इसलिए इसको स्वर्ण युग कहा जाता था। देखिए आगे हम बात करें तो देखिए जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के साथ हिंदू धर्म का भी मूर्ति निर्माण हुआ था। यानी ये गुप्त वंश के टाइम भी जैन धर्म बौद्ध धर्म समाप्त नहीं हुआ था, उसके टाइम भी था, लेकिन उसके साथ ही हिंदू का भी मूर्ति निर्माण का भी विकास हुआ था। वही मैं बात को नोट किया, यानी बौद्ध जैन के साथ हिंदू धर्म की मूर्ति का निर्माण हुआ। क्लियर? आगे हम बात करते हैं। देखिए बुद्ध के भूमि स्पर्श, यानी इसका मतलब कि गुप्त वंश में एक बुद्ध भगवान का मूर्ति मिली है। कैसा? तो भूमि में मैंने लेटा हुआ एक मूर्ति मिली, उसी को मैं लिखा हूं कि बुद्ध के भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति का विकास, यानी कि एक मुद्रा मिला है। गुप्त वंश में एक मुद्रा मतलब सिक्का मिला है, जिसमें गौतम बुद्ध को इस तरह दर्शाया गया है कि वो लेटे हुए हैं भूमि में, और उस तरह का मूर्ति का प्रमाण मिला है। ये हो गया दोस्त। इसको सबसे अच्छा बात बता रहा हूँ कि एग्जाम में पूछता है, इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं काला के बारे में और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कीजिए, एग्जाम में पूछता है इसको, फिर मैं आगे आपको समझा रहा हूँ। चलिए यहां तक तो आपको समझ में आया है। अब देखिए काला में बोला, काला बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। काला की अब आगे बात करें तो देखिए अजंता एवं बाघ गुफा का चित्रकारी का विकास हुआ। किसका? अजंता का और बाघ गुफा का चित्रकारी का, यही में विकास हुआ है। देखिए अजंता एवं बाघ गुफा का चित्रकारी का विकास हुआ। यदि हम बात करें कि अजंता गुफा ये है क्या, तो अजंता का गुफा पड़ता है महाराष्ट्र में। अजंता गुफा महाराष्ट्र में और बाघ की गुफा ये एमपी में पड़ता है। अजंता एवं बाघ गुफा का विकास हुआ। अजंता गुफा का विकास किसके समय हुआ? गुप्त के समय। अजंता के, बाघ गुफा का भी, इसका भी गुप्त के समय विकास हुआ। देखिए इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि गुप्त का जो भाषा था, राजकीय भाषा क्या था? तो गुप्त वंश के राजकीय भाषा की बात करें तो वो था संस्कृत। याद रखिएगा, राजकीय भाषा क्या था? संस्कृत था दोस्त। इसके बाद देखिए साहित्य में तो बहुत ही इसका विकास हुआ है, और इसी के टाइम सबसे जो ज्यादा रचना की बात करें तो इसी के सबसे ज्यादा रचना हुआ है। किसके टाइम? गुप्त के टाइम। यदि रचना की बात करें सबसे ज्यादा तो इसी के टाइम हुआ है। और कालिदास ने अनेकों पुस्तक लिखे हैं। भाई कालिदास विद्वान कवि थे और इसी के गुप्त के ही कवि थे वो, तो बहुत सारे रचनाएं लिखे। तो उसको याद करने के लिए मैं एक चार्ट बना दिया हूं। यानी गुप्त काल में जो काल से लिखी हुई जो पुस्तक है वो क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्र, कुमार संभव, मेघदूतम, विक्रम वर्षीय, ऋतु संहार आदि पुस्तक की रचना कालिदास ने की है। देखिए कौन सा? अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभव,
मालविकाग्निमित्र, मेघदूतम, ऋतु संहार, विक्रमोर्वशीय, ये सब पुस्तक रचना किसने किए हैं? कालिदास ने। ये कितना रोमांटिक पुस्तक लिखे। देखिए मालविका अग्निमित्र में मालविका और अग्निमित्र का प्रेम विवाह है। रघुवंशम में वही है। कुमार और संभव के बीच में प्रेम के बारे में चर्चा है। ऋतु संहार भी वही प्रेम से रिलेटेड है। यानी ज्यादा रोमांटिक लिखते थे, इसीलिए इन्हें भारत शेक्सपियर कहा जाता है। किसको? कालिदास को। यानी देखिए कितना सारे पुस्तक इसमें मैंने विकास हुआ लिखा गया है, कितना गुप्त वंश में। इसके बाद देखिए कुछ ऐसा भी पुस्तक है जो कि दूसरे के द्वारा लिखा गया है, द अदर कवि के द्वारा। जैसे पंचतंत्र भी गुप्त काल में ही लिखा गया। पंचतंत्र किसने? विष्णु शर्मा ने। कामसूत्र जो कि वात्स्यायन द्वारा लिखा गया है इसी टाइम में। अमर कोश एक पुस्तक लिखी गई है जो कि अमर सिंह द्वारा लिखी गई है। कहाँ? गुप्त काल में ही। इसके बाद नीति सार, बहुत अच्छा पुस्तक नीति सार जो कि कामानंद द्वारा लिखा गया है। देखिए पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा, कामसूत्र वात्स्यायन द्वारा, अमर कोश अमर सिंह द्वारा, नीति संहार कामानंद द्वारा लिखा गया। कामसूत्र किसने? वात्स्यायन द्वारा कामसूत्र के लिखी गई है। तो इसको सभी को याद रखिएगा। आप एग्जाम देने जाइएगा ना, पक्का मैं बोलता हूं कि इसमें कोई ना कोई एक लड़ ही जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ये याद रखना है। इसके बाद हम बात करें तो इसमें देखिए गुप्त काल के समय ही आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट किसके समय? गुप्त काल में थे। और आर्यभट्ट ने भी बहुत अच्छा काम किया है। जिसने पुस्तक लिखी है आर्यभट्टितम सूर्य सिद्धांतम, दो बहुत महत्वपूर्ण इनकी रचना है। आर्यभट्ट के दो रचना कौन? आर्यभट्टितम और सूर्य सिद्धांतम। इसके बाद 10 गीतिका का भी रचना किए हैं, तो दो याद रखिएगा। आर्यभट्ट द्वारा कौन? आर्यभट्टितम, सूर्य सिद्धांतम, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एक दूसरे में, ये बराबर पूछता है। और 10 गीतिका भी आपको याद रखने के लिए लिख दिया हूं। किसका? आर्यभट्ट द्वारा रचित है। देखिए आर्यभट्ट इतना ही नहीं, इसने शून्य का, दशमलव का, पाई का भी खोज किए हैं। बहुत आर्यभट्ट का गुप्त वंश में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसने शून्य का, दशमलव का, पाई का खोज किया है। किसने? आर्यभट्ट ने। एक और छूट गया, अभी मैं लिख दिया हूं। एक मृत्कटिकतम पुस्तक है जो कि शूद्रक द्वारा लिखा गया है। मृत्कटिकतम किसके? शूद्रक द्वारा लिखी गई है। इसको मैं आप यहाँ पे नोट कर दिया हूं, इसको भी याद रखिएगा। मृत्कटिकतम किसके द्वारा? शूद्रक द्वारा लिखी गई है। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। लिखा हुआ है बोर्ड पर ऑलरेडी, बताइए पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु शर्मा। यदि बात करें विक्रमोर्वशीय, कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास। नीतिसार कामानंद के द्वारा। मृत्कटिकतम शूद्रक के द्वारा। नीतिसार कामानंद द्वारा। अमर कोश अमर सिंह के द्वारा आदि पुस्तकें लिखी गई हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्त। ये हम लोग लगभग ये गुप्त वंश समाप्त हो गया। इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे वर्धन वंश, यानी कैसे गुप्त वंश को किसने पतन किया और कैसे नेक्स्ट वंश का जो स्थापना होता है, कल हम लोग देखेंगे। दोस्तों ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग समझ में नहीं है तो कमेंट कीजिएगा, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, जवाब दिया जाएगा। और इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखिए, आपको दिमाग में पूरी तरह से याद आ जाएगा और आप किसी भी एग्जाम को अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोग पढ़ें और सभी लोग अपना मंजिल को पाए। और मिलते हैं कल हम अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।